हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के जो कुछ मेजर का क्या 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 मतलब होता है? कुछ प्रमुख क्षेत्र, यानी कि पृथ्वी के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, उनके बारे में आज हमको क्या करना है? पढ़ना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो अभी देखो क्या लिखा है इसमें, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इन चैप्टर 1 यू स्टडीड दैट द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ एंड लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स विच इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़े? पृथ्वी और जो प्लेनेट था, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, पृथ्वी सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है? जिसपे जिंदगी मौजूद है, जिसपे हवा है, पानी है, और क्या है बताओ? हवा, पानी, भूमि, ये सारी चीज़ें उपलब्ध है, जिससे कि आम इंसान को, एक इंसान को जीवित रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा, अर्थ सरफेस इज अ कॉम्प्लेक्स जोन वेयर 3 कंपोनेंट्स मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। अर्थ सरफेस इज अ कॉम्प्लेक्स जोन, अर्थ जो पृथ्वी का सतह है ये कॉम्प्लेक्स जोन है। ठीक है, वेयर 3 कंपोनेंट्स मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन्वायरमेंट के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, वी लिव ऑन द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ नोन एज द लिथोस्फीयर। हम जिस पृथ्वी के जिस हिस्से पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड पोर्शन बोलते हैं। सॉलिड का मतलब ठोस सतह बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय द गैसियस लेयर विच इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी का सतह है एक तरीके से गैसीय वातावरण से ढका हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो वातावरण होता है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इट इंक्लूड्स गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर्स। इसमें कौन कौन सी गैसेज उपस्थित होती हैं? इसमें देखो गैसेज ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और फ्यू अदर्स, यानी कि और कुछ गैसेज होती हैं जिसमें ना की मात्रा में कुछ गैसें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, दिस एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी का बहुत विशाल क्षेत्र। ठीक है, सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि पानी से क्या है? ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी का 75% जो क्षेत्र है वो पूरा पानी से ढका हुआ है। ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं? इसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखो, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, ऑल दीज 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट टू द हाइड्रोस्फीयर। आइस यानी कि बर्फ, वाटर एंड वाटर वेपर, पानी और भाप जो होता है, जलवाष्प। ठीक है, ऑल दिस 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर कंट्रीब्यूट टू द हाइड्रोस्फीयर। अब देखो हाइड्रोस्फीयर में ये तीनों रूप मौजूद होते हैं, बर्फ भी होती है, पानी भी होता है, या पानी का भाप भी होता है। ठीक है, द नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर फाउंड टुगेदर एंड विच कंप्राइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इज नोन एज द बायोस्फीयर। द नैरो जोन वेयर लैंड, नैरो का मतलब क्या होता है? संकरा, वो क्षेत्र जो संकरी क्षेत्र होता है। वेयरलैंड, जहाँ पे पृथ्वी, वाटर, पानी, एंड एयर, और हवा, आर फाउंड टुगेदर, ये जब साथ में पाए जाते हैं, एंड विच कंप्राइजेज ऑफ ऑल लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो क्या करते हैं? जो जिंदगी को एक तरीके से सम्मिलित बनाते हैं, सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हवा है, पानी है और भूमि है, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें अगर हमको उपस्थित ना हो, अगर मान लो भूमि नहीं है, पानी है, हवा है, तो हम किस पे रहेंगे? पानी रह लोगे पानी में। हम ऐसे प्राणी हैं कि मतलब हमारा निवास किस पे होता है? भूमि पे ही होता है। ठीक है, मछली तो है नहीं, जलीय जीव जंतु तो हम लोग है नहीं कि अगर मान लो कि अगर भूमि नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जलों में रह लेंगे, है ना। तो हमारे लिए क्या मतलब, हाँ, जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी होता है, जितने भी फॉर्म्स हैं। ठीक है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो भूमि हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ों तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? भूमंडल। ठीक है, यानी कि जिस पे हम रहते हैं, जिस क्षेत्र पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अब उसके बाद देखो, द रिजिड आउटर ऑफ
पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फीयर, यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, वही भूमंडल स्थल मंडल। ठीक है, अब इंग्लिश का कोई एक शब्द जो होता है, एक वर्ड होता है, उसकी कई मीनिंग्स होती है। ठीक है ना। भूमंडल का मतलब ये होता है पृथ्वी का जो स्थल होता है। ठीक है, वातावरण क्या हो गया, वातावरण जैसे हमारा आसमान में जैसे जो भी हवाएं हैं, गैसें हैं, जो भी सम्मिलित हैं, उसको वातावरण बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो, द रिजिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज द लिथोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर बोला जाता है। ठीक, द कंपोजिशन ऑफ द लिथोस्फीयर इंक्लूड द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ लिथोस्फीयर इंक्लूड द रॉक्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मिश्रण या सम्मिलन। ठीक है, जो सम्मिलित होते हैं। लिथोस्फीयर इंक्लूड द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि जो लिथोस्फीयर में देखो हमको क्या क्या मिलता है, चट्टानें होती हैं जिस पे हम रहते हैं, वहाँ पे चट्टानें भी होती हैं, अर्थ क्रस्ट होता है, एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल, यानी कि पृथ्वी का जो मृदा होती है उसका थिन यानी कि पतला सा क्षरण भी होता है, उसका मृदा भी होती है उसमें पृथ्वी पे। ठीक है, अभी मान लो तुम देखो जैसे हम समतली मैदान में है, तो यहाँ पे हमारी मिट्टी क्या है, यहाँ पे चट्टानी मृदा तो नहीं, चट्टानी मिट्टी तो नहीं है, चट्टान वगैरह नहीं मिलेगा यहाँ पे। हमारी मिट्टी एकदम समतल है, उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, अभी वही पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाओगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में तुमको बहुत कम उपजाऊ मिट्टी मिलती है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ चट्टाने दिखेंगी। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, द सॉइल कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। द सॉइल कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स, अब देखो जहाँ पे अगर हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या होता है, सारी चीज़ें पाई जाती है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, हर एक चीज़ होती है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो पृथ्वी पर जीव जंतु रहते हैं, जो भी जीवित प्राणी रहते हैं, ठीक है, उनको जीवन जीने के लिए, मतलब अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में, मृदा में शामिल होते हैं। ठीक है, अभी मिट्टी तुम खोदोगे तो उसमें केचुआ भी मिलेगा, है ना, कहीं हाँ स्नैक्स भी होते हैं, कहीं कहीं तुम देखोगे अनेक प्रकार के कीट मकोड़े होते हैं, कहीं तुम देखोगे कुछ गीली मिट्टी होती है उसमें मेंढक भी पाए जाते हैं, जब बरसात होती है तो मेंढक भी होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब उन मिट्टी में उनको लिए जो उनके जीने के लिए हर एक वो चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जिससे वो क्या होते हैं, वो जीवित रहते हैं उसमें। ठीक, अब उसके बाद देखो, द अर्थ सरफेस मेनली हैज़ टू मेन डिविजन्स, यानी कि जो पृथ्वी का सतह है ये इसकी दो डिविजन्स यानी कि दो भागों में ये विभाजित है। पहला देखो तो कॉन्टिनेंट एंड द ओशन बेसन। पहला क्या है, जो कॉन्टिनेंट यानी कि जो सूखा क्षेत्र है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो जिसमें पानी है भरा है उसको क्या बोलते हैं, ओशन बोलते हैं, यानी कि समुद्री महासागर। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मासेज एंड द ओशन बेसिन्स आर द ह्यूज वाटर बॉडीज। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मासेज, यानी कॉन्टिनेंट उसको बोलते हैं जो पृथ्वी का एक विशाल क्षेत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी में जहाँ पानी का विशाल क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ओशंस बोलते हैं, यानी महासागर बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑल द ओशंस ऑफ वर्ल्ड आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ऑल द ओशंस ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जितने भी महासागर हैं ये एक दूसरे से क्या हुआ, लिंक जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व द वर्ल्ड मैप इन फिगर 5.1। अभी 5.1 में हम जो फिगर देखेंगे, जो सामने हमारे फिगर दिख रहा है, इस फिगर में देखोगे जितने भी कॉन्टिनेंट, जितने भी ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लिंक होते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, हियर द क्वेश्चन अराइजेज ऑल द लैंड मासेज कनेक्टेड विथ ईच अदर एज वेल। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जितने भी लैंड मासेज हैं, जितने भी भूतल हैं, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हैं, लिंक है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। द एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब ये होता है कि जो लैंड यानी कि पृथ्वी का जो एलिवेशन होता है, ऊंचाव होता है, उठान होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा समुद्र तल है, ये पूरा समुद्र तल है, ये हमारी पृथ्वी ऐसे रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो समुद्र तल से जो गहराई नापी जाती है, उस समुद्र तल की गहराई से हम लोग 8050 फीट की ऊंचाई पे गए थे। ठीक है, शिमला में जहाँ मैं गया था, जो हाईएस्ट पीक थी वहाँ पे 8050 फीट। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट इज टेकन एज जीरो एज द लेवल ऑफ स्वेटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, सी वाटर इट इज टेकन एज द जीरो एज द लेवल ऑफ सी वाटर। ये देखो जो पृथ्वी का माप होता है, तुम अभी जाओगे किसी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। जो बोर्ड बना होता है, अभी मान लो तुमको शायद यहाँ पे ना देखने को मिले, लेकिन जहाँ बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा रहता है समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो समुद्र तल से पृथ्वी की ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, नहीं इनको पता ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद नजीम सर ने बोला है, अब उसके बाद देखो माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर एवं द सी लेवल है। देखो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है समुद्र तल से वो 8,848 मीटर। ठीक है, हम लोग कितने मीटर पे चढ़े थे? हम लोग तकरीबन 2,500 मीटर ऊंचाई पे चढ़े थे। फीट तो 8,000 हुआ। ठीक है, इधर देखो फीट 8,050 हुआ। ठीक है, और मीटर्स में अगर उसको हम नापेंगे तो तकरीबन वही 2,500 से प्लस जाएगा। ठीक है, अगर 6,000 मीटर और जो ऊंचाई चढ़ते तो हम लोग कहाँ जाते? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पार कर जाते, है ना। ये होता है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है मीटर्स में 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की, और जो ऊंचाई पे हम लोग चढ़े थे वो तकरीबन 2,500 प्लस थी। 2500 प्लस नहीं, वो 8,000 है, हम लोग 2500 गए। ठीक है, तो फर्क है ना, यानी कि तकरीबन 5,500 मीटर और ऊपर चढ़ते हैं तो हम लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई चढ़ जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फिर उसके बाद ऑक्सीजन लगता। मौसम इतना ठंड हो जाता है कि तुम वहीं पे लगता है कि गल जाओगे। ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन लेके जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं वो पर्वतारोही होते हैं, ऐसे नहीं कोई चढ़ाई कर पाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है महीनों में। समझाया? ऑक्सीजन वगैरह लेके जाते हैं कि ऑक्सीजन ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा एकदम नगण्य होता है, ना के बराबर होती है। 8,848 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करोगे तो 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 1,000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, 8,848 मीटर है तो 8 किलोमीटर 848 मीटर। 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर। यहाँ से सोचो 8 किलोमीटर, मोहम्मदाबाद 5 किलोमीटर पड़ेगा तकरीबन यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा मोहम्मदाबाद से भी 3 किलोमीटर मान लो। कितना हो गया? 2, 10, 12, 15। यहाँ से मोहम्मदाबाद से 3 किलोमीटर और खड़ा करो, फिर कुछ पता चलेगा कैसे चढ़ना है तुमको। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज मेजर्ड। अब देखो क्या होता है, जो सबसे गहरी गर्त है पृथ्वी समुद्र की, जो सबसे गहरी गर्त कौन सी किस नाम की है? मरियाना ट्रेंच। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,000 मीटर। नीचे खाई है, सोचो 11 किलोमीटर।
माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा गहराई है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यू माइट वंडर दैट द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट।